Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। सबसे पहले एक ट्वीट के जरिए जाहिर किया गया बयान सुनिए, साल 2015 का। अमेरिका के लोगों, तुम आतंक के साए में जीने के ही लायक हो। जब तक तुम शरिया लागू नहीं करते, हम तुम्हें आतंकित करते रहेंगे। हम हर हॉलिडे परेड पर हमला करेंगे, उनका खून बहा दो या एक बड़ा ट्रक किराए पर लेकर उनके ऊपर चढ़ा दो, उनकी हत्या कर दो। कट टू 2019 जनवरी का महीना। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, मुझे ये सब पागलपन लगता है। मैं इस पर यकीन नहीं कर पाती। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं वापस अपने देश लौटना चाहती हूं, भले ही मुझे जेल हो जाए, लेकिन मैं अमेरिका में रहना पसंद करूंगी। बयान 2, इंसान 1, नाम हुदा मुथाना। हुदा मुथाना कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमेरिकी लड़की, जिसने पहले तो सीरिया जाकर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS की सदस्यता ली, फिर ट्विटर के जरिए अमेरिका पर हमले की बहुत सारी धमकियां जारी की, अमेरिकन मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाया। 4 साल के अंतर में लेकिन इस लड़की के सुर बदल गए अचानक से। ऐसा क्या हुआ? हुदा मुथाना का इस्लामिक स्टेट से मोहभंग क्यों हुआ? उसने IS को लेकर कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए? और आज के दिन हम हुदा मुथाना की कहानी क्यों बता रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक देना होता तो कहता अल्बामा टू इस्लामिक स्टेट वाया कॉलेज ट्रिप। अमेरिका के दक्षिणी राज्य अल्बामा में एक प्यारा शहर है, बर्मिंघम। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा का कैंपस इसी शहर में है। एक शर्मीली सी लड़की हुदा मुथाना इसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी। उम्र 20 साल। उसके सपने खूब सारे थे, लेकिन दोस्त गिनती के। अकेलेपन से ऊबकर उसने सोशल मीडिया का दामन थामा। ये एक अथाह दलदल में गिरने की शुरुआत थी, जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। उसने देखा था कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कट्टर बनना होगा। उसने वैसा ही किया। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई। अब उसके पास ज्यादा दोस्त थे, वो पॉपुलर हो रही थी और इसी क्रम में वो IS की नजर में आ गई। IS के रिक्रूटर्स 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रखते थे। जहां तनिक सी संभावना दिखती, डोरे डालना शुरू कर देते। उन्होंने हुदा से भी संपर्क साधा। कई महीनों तक मैसेज बॉक्स में बात चली। इस दौरान उसे कई प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाए गए, खूब सारे सपनीले वादे किए गए। कहा गया कि तुम्हें अस्पतालों और स्कूलों में लोगों की मदद करनी होगी। ये एक ऐसी जगह है जहां असली मुसलमान रहते हैं, यहां अल्लाह का घर है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। हुदा इस बहकावे में आ गई। उसने सीरिया जाने का प्लान बना लिया। कई महीनों की प्लानिंग, फिर नवंबर 2014 आया। हुदा ने अपने घर वालों से कहा कि वो कॉलेज ट्रिप के लिए अटलांटा जा रही है, कुछ दिनों तक उससे कांटेक्ट ना करें। परिवार ने हामी भर दी, लेकिन कॉलेज ट्रिप तो घर से निकलने का बहाना था। वो अल्बामा से उड़कर तुर्की पहुंची और वापस घर आने के बजाय बॉर्डर पार कर सीरिया चली गई। 2014 के बरस में IS सीरिया में अपनी जड़ें जमा रहा था। रक्का शहर को उसने अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। हुदा मुथाना को भी रक्का लाया गया। एक कैंप में एंट्री दी गई। इस कैंप में अविवाहित महिलाओं को बंद करके रखा गया था। वो IS के आतंकवादियों के दिल बहलाने का सामान भर थी। जैसे जैसे IS का प्रभाव बढ़ रहा था, उसी अनुपात में नए लड़ाकों की दरकार बढ़ रही थी। और इन लड़कों की संख्या बढ़े, इसके लिए कैंप में बंद लड़कियों का लालच दिया जाता था, ताकि नौजवान IS में शामिल होते रहें। और कैंप से निकलने का एकमात्र रास्ता कि वो किसी जिहादी से शादी कर लें। 20 दिसंबर 2014 को हुदा ने ऑस्ट्रेलिया से सीरिया आए सुहान अब्दुल रहमान से निकाह कर लिया। 3 महीने बाद एक हवाई हमले में अब्दुल रहमान की मौत हो गई। इस घटना के बाद हुदा ने ट्विटर पर बहुत सारा जहर उगला। उसने अमेरिका में रह रहे मुस्लिमों के लिए लिखा कि अब जागने का समय आ गया है, काफिर जहां भी दिखे जान से मार दो। पहले पति की मौत के कुछ महीनों बाद हुदा ने दूसरी शादी कर ली। उसका दूसरा पति ट्यूनीशिया से आया आतंकवादी था। मई 2017 में हुदा को एक बेटा हुआ। तब तक उसके दूसरे पति की भी मौत हो चुकी थी। हुदा ने तीसरी शादी की,
लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। उस समय तक इस्लामिक स्टेट पतन की राह पर था। 20 अक्टूबर 2017 को रक्का आईएस के चंगुल से आजाद हो गया। सीरिया की सेना आतंकवादियों को खोज कर मार रही थी और उनसे बचने के लिए हुदा मुथाना ने भागना शुरू कर दिया अपने बच्चे के साथ। लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसे अपने नवजात बेटे को घास खिलाकर जिंदा रखना पड़ा। नवंबर 2018 में हुदा ने फ्लोरिडा में एक वकील से संपर्क किया। उसने बताया कि वो वापस अमेरिका लौटना चाहती है। हुदा ने दरख्वास्त करते हुए कहा कि मेरा भविष्य बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती हूँ। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कुर्द सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हुदा को उसके बच्चे के साथ कैंप रोज में रखा गया। फिलहाल इस रिफ्यूजी कैंप में पश्चिमी देशों से आई 1500 से ज्यादा महिलाएं या लड़कियां हैं। ये सब इस्लामिक स्टेट की लड़ाई में हिस्सा लेने आई थी। बहला फुसला कर सीरिया लाया गया था। यहाँ उनका भयानक शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ और फिर उन्हें दुत्कार कर छोड़ दिया गया। इन महिलाओं के ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन उन्हें बाहर जाने की मनाही है। उनका भविष्य उनके देश की सरकारों पर टिका है और उन्हें नाम दिया गया है आईएस ब्राइड्स, यानी आईएस की दुल्हनें या बेगमें। हुदा मुथाना कैंप रोज में बंद इकलौती अमरीकी महिला है। उनके भविष्य पर फैसला अमरीकी सरकार को लेना था। 20 फरवरी 2019 को उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को कहा कि वो हुदा मुथाना को अमेरिका में घुसने की अनुमति न दें। पोम्पियो मेरी बात से पूरी तरह सहमत है। कुछ वक्त के बाद पोम्पियो का बयान आया कि हुदा मुथाना एक आतंकवादी है। उसने अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की जान खतरे में डाली। वो अमेरिका की नागरिक नहीं है। उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हुदा का जन्म अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। परवरिश अलबामा में हुई। फिर सरकार उसकी नागरिकता से मना क्यों कर रही थी? हुदा मुथाना के पिता यमन के रहने वाले थे। यूनाइटेड नेशंस की नौकरी के सिलसिले में अमेरिका आए थे 1990 के साल में। यमन सिविल वॉर की आशंका से जूझ रहा था, इसलिए तब उन्होंने अमेरिका में ही बसने का फैसला किया। फिर नागरिकता मिल गई, लेकिन हुदा की नागरिकता में पेच फंस गया। माइक पोम्पियो ने कहा कि हुदा का पासपोर्ट गलती से जारी हुआ था। उसके घर वालों ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस केस का फैसला आया नवंबर 2019 में। जज ने आदेश में कहा कि हुदा मुथाना अमेरिकी नागरिक नहीं है। जज ने यह भी कहा कि हुदा के जन्म के समय उसके पिता यमन के डिप्लोमेट थे, इसलिए उन्हें अमेरिकी नागरिक नहीं माना जा सकता बाई बर्थ राइट से। इस फैसले के खिलाफ की गई अपील को जनवरी 2021 में खारिज कर दिया गया। अब हुदा मुथाना का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। आज हम हुदा मुथाना की कहानी क्यों सुना रहे हैं? एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है, द रिटर्न लाइफ आफ्टर आईएस। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है स्पेन के फिल्मकार एल्बा सोतोरा ने। इसमें हुदा मुथाना और उनके जैसी सैकड़ों महिलाओं की कहानी बयान की गई है, जो इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा का शिकार हुई, आतंकवादी बनी और अब कैंप रोज में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए एल्बा ने 1 साल का वक्त लिया। इस दौरान उन्होंने कैंप रोज की महिलाओं के साथ लंबा वक्त गुजारा। हुदा इस कहानी की मुख्य किरदारों में एक है। इस डॉक्यूमेंट्री से और क्या क्या पता चला? हुदा ने बताया कि उनकी अपनी माँ के साथ नहीं बनती थी। वो उनकी अरेंज मैरिज करने का प्लान बना रही थी, इसलिए उनके पास सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। उनके ऊपर हर समय पहरा रखा जाता था, किससे बात करती हैं, किससे मिलती हैं, कहाँ जाती हैं, और इसके चलते हुदा का कोई दोस्त नहीं बना। जब उनके पास मोबाइल आया तो खुला संसार मिल गया और वहाँ से सीरिया जाने का रास्ता मिला, जहाँ वो गई भी एक अलग दुनिया की चाहत में। दुनिया अलग थी लेकिन बुरी थी। हालांकि हुदा का ये बयान मेरे गले नहीं उतर रहा। ये एक तरफ कह रही कि दोस्त बनाने की मनाही थी और दूसरी तरफ उन्हीं घर वालों ने ट्रिप के लिए भी भेज दिया। खैर, इस डॉक्यूमेंट्री में महिला आतंकवादियों ने जो अनुभव साझा किए, उसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट के कैंप नर्क से भी बदतर थे। इस्लामिक स्टेट महिलाओं को बार बार शादी करने के लिए मजबूर करता था। अगर एक जिहादी की मौत हो गई तो उसकी पत्नी की शादी दूसरे के साथ करा दी जाती, महिला की इच्छा के बिना। आईएस के कब्जे वाले इलाकों में हमेशा मॉरल पुलिसिंग भी हुआ करती। अगर कोई महिला गुलाबी रंग की जूतियां भी पहन लेती तो उसे सरे राह मारा पीटा जाता। अगर बैग से पैसे निकालते वक्त किसी का हाथ दिख जाता तब भी कोड़ों से पीटा जाता। बलात्कार और हत्या की कहानियां तो आम थी। महिलाओं को खिलौना बनाकर रखा जाता। गर्भ से होने पर कई दफा जबरदस्ती गर्भपात भी कराया जाता। हुदा मुथाना अफसोस करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री में कहती हैं, अगर मेरे पास ट्विटर न होता तो मैं कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। हुदा मुथाना के टेंट में कुछ दिनों तक शमीमा बेगम भी रही थी। एक और किरदार इस डॉक्यूमेंट्री का। शमीमा 2015 में ब्रिटेन से भागकर रक्का पहुंची थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, एक स्कूल जाने वाली लड़की। जब शमीमा को गिरफ्तार किया गया तब वो 9 महीने की गर्भवती थी।
बच्चा पैदा होने के 3 हफ्ते बाद मर गया। शमीमा अभी भी कैंप रोज में बंद हैं और मार्च 2021 में ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने उनकी ब्रिटिश नागरिकता रद्द कर दी। हुदा मुथाना और शमीमा सरीकी सैकड़ों महिलाओं को उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने बाद सरकारों का दिल शायद पिघले, शायद सरकार उनके बच्चों की परवाह करे। हालांकि इसकी उम्मीद कम दिखती है। इन महिलाओं की वतन वापसी के विरोधियों का तर्क है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया था सोच समझ कर लिया था। उन्हें वापस बुलाने का मतलब आतंकवाद को शह देने के बराबर है। और समर्थक वो कह रहे हैं कि इन महिलाओं को कच्ची उम्र में बरगलाया गया, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये बहस लंबी है। इन सब के बीच जो चीज़ दिल तोड़ने वाली है वो ये कि उन मासूम बच्चों का दोष क्या, उन्हें ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। इसका जवाब उन कट्टरपंथियों को ज़रूर देना चाहिए जो इस्लामिक स्टेट जैसे बर्बर, आतंकवादी और पिछड़े चीज़ में, कंसेप्ट में यकीन करते हैं। और आतंकवादियों को लेकर तो सरकारों को सख्त होना ही चाहिए। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। मशहूर धर्म प्रचारक और भविष्यवक्ता टेमीटोप बेलाउन जोशुआ की मौत हो गई। 12 जून 2021 को जोशुआ अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाले थे। हालांकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उससे पहले उनकी मौत हो जाएगी। जोशुआ को अफ्रीका का सबसे मशहूर और सबसे विवादित धर्म प्रचारक माना जाता है। अफ्रीका के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके भक्त थे। जोशुआ ने नाइजीरिया के लागोस में सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस की स्थापना की थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए चर्च में देश दुनिया से लोग आते थे। उन्हें मशहूर पॉप किंग माइकल जैक्सन की मौत और मलेशियन फ्लाइट MH370 के गायब होने की भविष्यवाणी के लिए भी याद किया जाता है। जोशुआ ने दावा किया था कि 27 मार्च 2020 तक कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। उनका कहा गलत साबित हुआ। हालांकि इससे उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार में जोशुआ की पैठ का अंदाजा एक उदाहरण से लगाइए। 2014 में लागोस में उनकी संस्था का एक चर्च ध्वस्त हो गया। 116 लोग मरे। कोर्ट ने कहा आपराधिक लापरवाही हुई, लेकिन TB जोशुआ के ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। दूसरी सुर्खी ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। 50 से अधिक लोग घायल हो गए। आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सरगोदा जा रही मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरकर फंस गई और तभी रावलपिंडी की तरफ से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस ने उसमें टक्कर मारी। 6 से 7 बोगियां तबाह हो गईं और उनमें फंसे यात्रियों को निकालने में वक्त लगा। रिलीफ ट्रेन कई घंटों की देरी से दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची और इसके चलते कई गंभीरों की हालत और बिगड़ गई। आज की तीसरी सुर्खी कनाडा से। रेजिडेंशियल स्कूलों में बच्चों पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कनाडा में तेज हो गए हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटिश कोलंबिया में केमलूप्स स्कूल के पास 215 बच्चों के कंकाल मिले थे। ये बच्चे कनाडा के रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम का हिस्सा थे। हमने दुनियादारी में आपको विस्तार से इस प्रसंग के बारे में बताया था। 6 जून को प्रदर्शनकारियों ने टोरंटो स्थित रायसन यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद एगर्टन रायसन की मूर्ति को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की भी मांग कर रहे हैं। एगर्टन रायसन कनाडा के रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। 1880 से 1996 के दौरान कनाडा में ऐसे 130 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए। इन्हें कैथोलिक चर्च चलाता था। फंड सरकार देती थी। सरकार इन स्कूलों के जरिए मूल निवासियों की पहचान खत्म कर रही थी और अनुमान है कि इन स्कूलों में कम से कम 4000 बच्चों की हत्या हुई। कनाडा सरकार और कैथोलिक चर्च को इसकी पूरी जानकारी थी, पर कुछ नहीं किया गया। 2008 में सरकार ने संसद में माफी मांगी, जांच कमीशन की स्थापना की, लेकिन चर्च ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने चुप्पी साधने के लिए चर्च को लताड़ लगाई और कहा कि अगर चर्च अपनी मर्जी से स्कूलों के दस्तावेज रिलीज नहीं करेगा तो मजबूरन कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर आप कनाडा के इस चर्च प्रकरण से जुड़े दुनियादारी के एपिसोड जिसका मैंने जिक्र किया उसे देखना चाहते हैं तो आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद ये भी है कि कल तक दुनिया कुछ कदम आगे बढ़ेगी, कुछ बेहतर होगी। दुनियादारी में आज के लिए इतना ही।